मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं भूखे भजन में होए गोपाला, पूजा पाठ पेट में कुछ नहीं होगा तो कब अच्छा लगेगा पूजा पाठ। हम लोग तो पेट भरा रहेगा तभी पूजा पाठ अच्छी लगेगी। ये सिर्फ पूजा पाठ से बहकाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाकर एक वोट की राजनीति हो सकता है वो प्रयास करें कैंडिडेट लड़ाने का, लेकिन मुसलमान समझदार कौम है और वो उसको मालूम है कि बीजेपी से कौन लड़ सकता है, सत्ता में कौन आ सकता है, कैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, सब उनको मालूम है। सब समझदार कौम है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ। उन्होंने कौन से काम किए? 5 काम ये बताए ना। इस सरकार ने 5 काम किया, सिर्फ खाली काम ये जवाब देना पड़ेगा। बिना जवाब दिए आप जनता से बच नहीं सकते। जो अधिकारी इसमें थे, जो नेता सत्तेपोद इसमें हैं, जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में सहभागिता निभाई है, उनके ऊपर जांच हो, FIR हो और उनको जेल भेजना। कहीं जो वर्तमान विधायक हैं कहीं न कहीं इनकी भूमिका भी संदिग्ध। 2022 के चुनाव के लिए टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त अपने आप को समझते हैं? क्योंकि ये सारे कार्य तो तब होंगे जब आपको टिकट मिलेगा और जनता आपको चुनेगी, लेकिन सबसे पहले सवाल तो यही आकर खड़ा होता है कि टिकट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और सरेनी विधानसभा से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम अभितेंद्र सिंह राठौर जी से बात करने वाले हैं और जानने का प्रयास करने वाले हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आए हैं और क्या क्या है जो सरेनी विधानसभा में उन्हें वर्तमान में जिसे सुधारने की जरूरत उन्हें लगती है। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी ही आपको बेहतर विकल्प क्यों लगी? ये समय समाजवादी पार्टी ही बेहतर क्यों लगी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी एक प्रकार से यादवों की पार्टी कही जाती है। इस पर हम बाद में प्रश्न करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे यही बताएं कि आपने शुरुआत कहाँ से की और सभा ही क्यों विकल्प आपको ठीक लगा? देखिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक तरह से समझ लीजिए नौजवानों की पौध वहीं से तैयार होती है। समाजवादी पार्टी क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत सारे नेता बने हैं और बहुत सारे लोग जो है मुख्यमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री तक जो है लोग पहुंचे हैं, केंद्र सरकार में भी पहुंचे हैं। तो ये एक पौध है जो शिक्षित समाज को समाजवादी आगे बढ़ा रहा है छात्रों के माध्यम से। और हमने देखा, हम भी छात्र राजनीति में थे, हमने के कॉलेज है लखनऊ विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, वहाँ पर हमने छात्रों की लड़ाई लड़ी और हमने देखा कि हरदम समाजवादी पार्टी के माननीय नेता, हमारे संरक्षक माननीय नेताजी और हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय अखिलेश जी लगातार हम नौजवानों की लड़ाई को समर्थन किए हैं। और जो हम लोग के लीगल मुद्दों पे उन्होंने हरदम विधानसभा से लेके उच्च सदन, नीचे सदन से लेके उच्च सदन तक छात्रों की जो समस्याओं के लिए उन्होंने जो काम किए हैं तो वो किसी पार्टी ने नहीं किया, चाहे बसपा हो चाहे बीजेपी हो, लगातार समाजवादी पार्टी सरकार रही है। तो जो नेता हैं हमारे यहाँ, देखिए हमारे छात्र संघ से निकले हुए हमसे पहले सुनील सिंह यादव जी हैं जो उन्नाव MLC हैं। हमारे साथी जो हम जब अध्यक्ष हुए थे छात्र संघ के, तो उस समय के हमारे साथी राजू यादव हैं जो बाराबंकी MLC हैं। और कई ऐसे बड़े नाम हैं दूसरी दलों में भी जो छात्र संघ की देन है। तो हम लोगों ने शुरुआत वहाँ से की और समाजवादी पार्टी हरदम समाज में, देखिए आपने एक क्वेश्चन इसमें भी किया था कि यादव की पार्टी, बात ये कहीं से हजम नहीं होती। हम क्षत्रिय हैं और हमारे साथ में हर समाज के लोग जुड़े हैं। सब आज की डेट में सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और सबको वहाँ पर सम्मान मिलता है। दूसरी बात यह है कि काम करने वालों को वहाँ प्रमोशन मिलता है। जो काम करेगा समाज के हित में, जो काम करेगा, जो पार्टी हित में काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें कोई वहाँ पर ऐसा कोई भाव नहीं है कि नहीं यादवों की पार्टी है। ये यहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी बढ़ाने का काम करती है। तो हम एक बार फिर से अपने लोकल के मुद्दों पे बात करते हैं। तो ये जो योगी जी का कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है और अपने विधायक का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो ये 5 साल के भीतर आप कौन सी खामियां हैं जिनको सुधरना चाहिए था और अभी तक जैसे के तैसे ही हालात पड़े हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो माननीय वर्तमान विधायक है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस समय हो रहा है। हमने देखा हमारे पूरे पांडे क्षेत्र पड़ता, वहाँ पे 2-3 इंडिया मार्का लगे इनके निधि के द्वारा और वो इंडिया मार्का आज तक पानी ही नहीं दिए, विधायक निधि से लगे।
और उसके बाद हमने जब जेई जो है जल निगम को उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये उनके लोग हैं, उनके द्वारा नल लगाया गया है, जिसकी क्षमता 180 का बोर कटिंग होनी चाहिए, वहाँ 160 और 50 किया, तो पानी कैसे निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक हैं, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि इन्होंने जो इनके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे एक सरेनी से भोजपुर सरेनी से जो है पूरे पांडे रोड बनी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। 1 महीने बाद रोड खराब हो गई, हम लोगों ने शिकायत की तो दबाव बनाने लगे कि नहीं उसमें जो है कहीं ना कहीं विधायक जी के लोगों ने किया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो इन्होंने आज तक काम किए, जो काम किए उसमें पारदर्शिता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें जो है संदिग्ध रहे वो हरदम जो है, क्योंकि जो भी काम कराए गए उसमें पूर्ण रूप से खुल के आए नहीं। अगर हम लोगों ने कंप्लेंट की तो उसमें खुल के बोलना चाहिए। एक देखिए आपके समय पे ये पिछली इसी सरकार में बना ये पुल सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बताइए अगर इसमें संदिग्धता न होती तो 650 करोड़ की योजना 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के 6 महीने बाद ही ये बंद कर दिया गया, सार्वजनिक आवागमन बंद हो गया। इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इनमें विधायक जी संलिप्त नहीं है? अगर नहीं थे तो उसको जवाब देना चाहिए था, उनको खुल के उनकी जांच करानी चाहिए थी। जब हमारे विधायक जी से बात हुई तो हमने इस बारे में उनसे प्रश्न किया था, तो उनका जवाब ये था कि उस समय जहाँ जहाँ भी पुल बने हैं और जो भी पुल बनाए गए हैं उन सभी का डिजाइन खराब था, यानी कि इसके साथ जितने भी पुल बने हैं उन सभी का डिजाइन खराब था और सभी की हालत ऐसी ही है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्च तक इसको सही कर लिया जाएगा और पुल तोड़ा भी जा रहा है, वो जितना क्षतिग्रस्त है वो पुल तोड़ा जा रहा है और वो बोले हैं कि मार्च तक उसे जो है पूरा कर दिया जाएगा। अरे उन्हीं के अधिकारियों ने अभी एसडीएम साहब बैठे थे और हम लोगों ने किसान मंच और समाजवादी पार्टी का संयुक्त अनशन चला, और उसके बाद जब हम लोगों ने डीएम साहब, प्रधानमंत्री जी और उसके बाद सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं उनसे, नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लगातार हम लोगों ने इसकी जांच कराने की मांग की और टोल फ्री कराने की मांग की। इसके लिए लगातार हम लोगों ने बात की, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं होंगी। और जब हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद किसान संगठन और समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो बैठे, और बैठने के बाद वो पुल तोड़ने का काम उन्होंने किया, जबकि हमारी ये मांग थी। हम ये चाहते हैं कि जो 650 करोड़ की योजना थी, जो बाईपास का हमारा बना, जब आपकी योजना में जो सर्विस टैक्स ले रहे हैं, जो टोल की वसूली कर रहे हैं, ये एकदम निरंतर अवैध है। इसकी वसूली बंद करनी चाहिए तुरंत। क्यों? सुविधा के लिए आप वसूली कर रहे हैं, जब सुविधा दे नहीं रहे तो वसूली क्यों कर रहे हैं भाई? जब आप देखो, ये बाईपास इसलिए बनाया गया था कि जाम से मुक्ति मिले, और जाम से मुक्ति मिले तो आप सर्विस लीजिए, टोल लीजिए। जब आप जाम से लालगंज होके आदमी बाई फाटक रायबली जो है जन काम के लिए किसान और क्षेत्र का जो है व्यक्ति वहाँ जाता है और टोल वहाँ वसूली होती है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, तो अवैध टोल अब तक क्यों नहीं बंद हुई? तो हमने जब पता करने का प्रयास किया तो इसमें भी संलिप्तता लोगों की लगी कि ये टेस्टिंग का टोल था, टेस्टिंग हो रही थी, टेस्टिंग होते होते जब टोल जो है टेस्टिंग थी तो अभी तक क्यों चलना होगा ही। हम लोगों ने इसके लिए विरोध किया और इसमें हम लोगों ने बात भी किया, तो आश्वासन दिया गया। हमने तो ये भी कहा एसडीएम से कि जो अधिकारी इसमें थे, जो नेता सत्तेपोद इसमें हैं, जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में सहभागिता निभाई है, उनके ऊपर जांच हो, एफआईआर हो और उनको जेल भेजा जाए। क्यों? जनता का पैसा है। क्या जनता का पैसा है? आपने बनाया और 5 महीना पुल चला और खराब हो गया। आप ये कह के खाली पल्ला झाड़ रहे हैं कि जो ये टेक्निकल हो गई। टेक्निकल फॉल्ट किसकी है? बिना टेक्निकल के आपने पुल का निर्माण क्यों कराया? जनता का पैसा है, जनता का पैसे का हिसाब जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। उस समय क्यों नहीं बोले? 5 साल होने वाले हैं, तो जब हम लोगों ने लगातार इसकी आवाज उठाई और नहीं सुना गया, तब हम लोग रोड पे बैठे। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था, उसकी जांच हो रही है, दोबारा बन रहा है, तोड़ा जा रहा है, जबकि अधिकारी कह रहे हैं 1 साल लगेगा। वो ये कह रहे हैं हम मार्च में बना लेंगे। ये तो खाली एक राजनीतिक एजेंडा है, चुनाव नजदीक आया है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा बयान माननीय विधायक जी दे रहे हैं। ये 1 साल बाद बनेगा और हमारी मांग है, अगर आप रियल में जनता के हितैषी हैं तो टोल बंद कराइए। जब आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, जब जनता जाम में 2-2 घंटा फंस रही है, तो ये वसूली काहे की अवैध है? अगर जनता का लाभ है तो आप उसको बंद कराइए, उसमें साथ दीजिए। कहीं आप दिखे नहीं इस भ्रष्टाचार में, इससे ये साबित होता है इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं। नहीं तो इसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो दोषी का अधिकारी थे, जो आर्किटेक्ट दोषी था, जो सांसद दोषी थी, जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जेल क्यों नहीं भेजा गया? बताएं माननीय विधायक जी।
क्यों नहीं लेता? हम तो बताते हैं, हम तो खुला चैलेंज करते हैं, उसका जवाब दें। हम चाहे तो हम खुले मन से बहस करने के लिए तैयार हैं। जो जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया सब जान रहे हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं तो उसको दबाया जाता है। कब तक दबाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, जवाब देना पड़ेगा। बिना जवाब दिए आप जनता से बच नहीं सकते। जनता का समय आ चुका है, 2 महीने बाद चुनाव है, जनता बराबर वोट दे के जो है जमानत जब्त करने का काम करेगी। इतना विरोध है इनका, क्योंकि हर जगह पर भ्रष्टाचार हुआ है, हर जगह पर भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार की जांच में शामिल नहीं है, वरना बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता है इनकी, हमारा मानना यही है। तो अभिषेक जी, अगर 2 महीने बाद चुनाव है और जनता अगर आपको विधायक के रूप में चुनती है, तो 5 साल के बाद आप सरेनी की क्या तस्वीर जनता के सामने रखेंगे? देखिए, जो नेताओं ने विश्वास खो दिया जनता का। जनता ये कहती है कि नेता हैं ये 5 साल बाद नजर आएंगे। तो जो ये अविश्वास जनता के दिल में है, उस अविश्वास को हम खत्म करने का काम करेंगे। इसीलिए हमने प्रश्न किया कि 5 साल बाद आप जनता के सामने इस विधानसभा का कैसा रूप रखेंगे, क्योंकि 5 साल के भीतर नेता दिखाई नहीं पड़ते। 5 साल बाद जब आप दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे? देखिए, हम संतुष्ट हैं और हमें विश्वास है कि जनता हम लोग को मौका देगी, क्योंकि हमारे साथ में हमारे किसान मंच के कई प्रधान, कई बीडीसी हम लोगों के समर्थन से जीते हैं, कई जिला पंचायत हमारे साथ जीते हैं। मैं एक वकील हूँ, वकील होने के नाते जनता के बराबर हम लोग काम करते हैं और लीगल जो उनकी मदद होती है हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में हमारी विधानसभा में 1500 से 1600 अधिवक्ता हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधानसभा में हम लोग आपको पहुंचाने का काम करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं। जो अविश्वास जनता में हुआ है, उस अविश्वास को मैं खत्म कर विश्वास की नई डोर बनाने का काम करूंगा। और मैं, देखिए, घोषणा पत्र है हमारा, ये घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में हमने दिया है कि 6 माह में जो विधायक निधि आवंटन जो लोगों को द्वारा प्राइवेट विद्यालयों में दिया जाता है, जिसमें बंदर बांट होती है, हमने तो कह दिया हमको पैसा नहीं चाहिए, जनता का पैसा है तो जनता के बीच में जनता की सहमति से खर्चा करूंगा। ये हमारा पैसा थोड़े है। हमने देखा है कई बार लोगों की विधायक निधि लिस्ट भी हो गई कई विधानसभाओं में। तो मैं वो जो विश्वास बनाने के लिए हमने इसका घोषणा पत्र बनाया है और घोषणा पत्र में हमने दे दिया है कि जनता का पैसा है, जनता से पूछेंगे तो जनता की सहमति से जनता के बीच में खर्चा करेंगे। जो हमारे किसान भाइयों को जरूरत है उस मद में हम पैसा खर्चा करेंगे। हम किसी विद्यालय में चोरी से या किसी की सहमति से बंदर बांट नहीं होने देंगे। और भी हमने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। अगर आप कहेंगे जनता हेल्पलाइन चालू करूंगा, घोषणा पत्र बनाने का उद्देश्य ही यही था कि घोषणा पत्र जो हमारा है, अगर इस घोषणा पत्र को पूरा ना करें तो जनता हमको जो है खदेड़े, भगाए। सब हम तो सबसे चाहते हैं, सब नेता हैं अपना अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि विधानसभा को कैसे वो डेवलप करेंगे, उनकी क्या योजना है। ये आपका व्यक्तिगत घोषणा पत्र है इस विधानसभा के लिए? हाँ, ये हमारा व्यक्तिगत घोषणा पत्र है। और आप कहेंगे तो हमने इनमें 10 बिंदु दिए हैं, 11 बिंदु। हमने ये कहा है इसमें कि जो 6 माह में खुली बैठक करेंगे और खुली बैठक में जो जनता, क्योंकि 6 महीना में विधायक निधि का आधा 50% पैसा मिलता है, तो उस 50% पैसा को लेके हम जनता के बीच खुली डुब्बी पिटवा के हर विधानसभा में बैठक करेंगे। और उसमें हमारे साथ एसडीएम से लेके, कोतवाल से लेके, हल्का इंचार्ज से लेके, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सब रहेंगे। तो इसमें एक बेनिफिट जनता को ये होगा कि जो समस्याएं जो तहसील में जनता हमारी भटकती रहती है कि बहुत सारे जो है घूर की समस्या है, कहीं जो है पानी निकास की समस्या है, या कहीं पर जो है रास्ते की समस्या है, तो इन समस्याओं को उसी जगह पे जनता के अधिकारी रहेंगे, जनता के बीच में पूछा जाएगा। तो जो कहेंगे कि ये गलत है, ये सही, जनता हाथ उठा के बताएगी, बहुत सारी चीज़ों का निस्तारण वहीं कर दिया जाएगा। और इसी बहाने अगर गांव वालों को जरूरत लाइट की है तो लाइट दी जाएगी, अगर जरूरत इंडिया मार्का की है, समस्या पानी की है तो इंडिया मार्का दिया जाएगा, अगर समस्या रास्ते की है तो उससे रास्ता भी बनाया जाएगा। और कम से कम हम जनता से रूबरू होंगे, जो उनको पीड़ा होगी उसको हम समझने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग जनता से कैसे टकराएं, क्योंकि विश्वास बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। पूर्व नेताओं ने ऐसा विश्वास किया है। कभी कभी कहीं कहीं क्षेत्रों में, कहीं कहीं गाँव में लोग गए नहीं, 5 साल बाद जाओ तो लोग कहते हैं कि तुम अब वोट मांगने आए हो। हमको भी उसका दंश झेलना पड़ता है, जो उन पुराने नेताओं ने किया है उसका विरोध हमको भी झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने बनाया है जनता हेल्पलाइन है, ये 6 महीने में जनता के बीच जाएंगे। उसके बाद एक हेल्पलाइन बनाया है कि 6 महीने के बीच में जो भी गैप होगा, जो समस्याएं होंगी, हेल्पलाइन के माध्यम से सुनेंगे। और तीसरा हमने बताया है कि जो है
प्रत्येक वर्ष जो विधायक निधि का आवंटन मैं करूंगा उसको पारदर्शिता से सार्वजनिक करूंगा। कौन कौन सी ग्राम सभाओं में कितना कितना धन आवंटित किया गया है, किस मद में आवंटित किया गया है, और हमने दिया इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, न इसमें ना हिंदू न मुसलमान न ठाकुर न ब्राह्मण न और कोई जात, जो जात सब हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी में सबका आकर्षण है, सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, सब लोग परेशान हैं। और तीसरी हमने कहा कि प्रमुखता, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा एक संगठन भी हमारा किसान मंच का चलता है, इसके माध्यम से किसानों की प्रमुख समस्या, जैसे हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं, रात रात देख रहे हो आप कैसे ताकना पड़ रहा है। उसके अलावा जो खरीदारी होती है गेहूं की, धान की, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें जो है प्रभावशाली लोग अपना धान पहले तोलवा रहे हैं, डीएपी है नहीं। तो इन डीएपी है, गेहूं खरीद है, धान खरीद है, और भी जो समस्याएं हैं किसानों की, उनको मैं प्रमुखता से करूंगा, क्योंकि किसान जब खुशहाल होगा तभी हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। हमारा टारगेट किसानों को खुश करने का है। जो भी उनकी समस्या उनको प्रमुख रूप में उठाऊंगा। इसको भी हमने इस घोषणा पत्र में दिया है। और हमने दिया है कि आवारा पशु, जो आवारा पशु इस सरकार में 5 साल से रात भर किसान सो नहीं पा रहा है, तो जैसे एक दिन अगर सो गया तो समझ लीजिए पूरा खेत था, तो उसकी तो लागत तो छोड़िए, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। आत्महत्या का कारण आज की डेट में इतना आत्महत्या बढ़ी है किसानों की कि रात में सो गए तो पूरा साथ को वो जो लोन लेते हैं या किसी से पैसा लिया उसको कैसे भरपाई करेंगे, इसके डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस पे सरकार की कोई नज़र नहीं है। एक उन्होंने जो गौशाला बनाने का काम किया, ऊंट में मुंह में जीरा। अब गौशाला इतने आवारा पशु हैं, उसमें 2 आप बना देंगे, उसमें भी जो है देख रेख नहीं हो रही, वहाँ पशु मर रहे हैं। तो ये इनकी जो योजना है तो फेल है, किसान इससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कितना महंगाई चरम पे है, उस पर भी हम बात करेंगे। विधानसभा के जो हमने और भी दिया है, विधानसभा का कोई भी गरीब बिना इलाज के नहीं मरेगा, इसके लिए भी हमने रणनीति बनाई है कि उसके लिए हम लोग को क्या करना है। और भी हमने दिया, जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि नहर की समस्या है। पिछले 5 साल में वर्तमान विधायक ने घोषणा किया, हमारे क्षेत्र में लहला के पानी भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं। विधानसभा में भाषण दिया, हम लोगों ने भाषण सुना, टीवी के माध्यम से भी सुना। नहरों की समस्या इस 5 साल की ही नहीं है, इसके पहले भी नहर की समस्या अपने यहाँ काफी दिन से थी इस विधानसभा में। तो देखिए पहले की तो नहीं, तो अब हम जहाँ से हम आए हैं, जब से हम देख रहे हैं जो समस्या है, जब से पीड़ा को समझे हैं, उसकी लड़ाई हम लोग लगातार 2 बार 3 बार भी उद्घाटन हुआ, उसके बाद लगातार हम लोगों ने दूल्हापुर कोठी में हमारे किसान संगठनों द्वारा अनशन किया गया। मैं लगातार रात भर बैठा रहा उनके साथ में, उनकी जायज मांगों के लिए हम लोग लगातार डीएम जिलाधिकारी उन्नाव और रायबरेली से लगातार हमने बात की। और उस पर बजट जो आया, उसका बजट में बंदरबांट 5 साल हो गया। 5 साल में वर्तमान विधायक ने क्या किया, तो बोल रहे हैं पानी नहरों में है, लेकिन आप देखिए 5 साल में तेल तक पानी नहीं पहुंचा है। तेल तक क्या, एक दिन, साल में एक दिन भी पानी नहीं आया है। और वो बड़ी बड़ी घोषणा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए कह रहे हैं हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है। आप देखिए उनका वीडियो, आपने उन्होंने खुद कहा पानी की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ पर, नहरों में पानी ये सबसे बड़ी। और नहरों में पानी नहीं है। दूसरी बात, ट्यूबवेल से अगर वो सिंचाई करते हैं, यहाँ समस्या ये भी है, सिंचाई करते हैं तो उसमें भी दिक्कत ये है कि रात जो है पानी का कोई टाइम शेड्यूल नहीं। हमने कई बार एक्सीएन से बात की, कई बार लिखित हमने उनको ज्ञापन दिया कि पानी का एक शेड्यूल तय करिए। अगर किसान जो है 6 घंटा 8 घंटा लगातार पानी दीजिए। पानी क्या है, आप 1 घंटा आई, बिजली चली गई, ठीक हो गई, पता लगे 2 बीस का खेत हुआ फिर बंद हो गया। तो इसके लिए रेगुलर बिजली की व्यवस्था हमारी पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बहुत सारे सब स्टेशन बनाने का काम हमारे सरकार ने किया था। और वो जो काम अधूरा है उसको भी हम लोग पूरा करा के रेगुलर बिजली मिले। बिजली पहले से तो बेहतर हुई है। इसके पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी तो बिजली कम आती थी, ये सब स्वीकारते हैं जब हम जनता के बीच जाते हैं। और इस सरकार में बिजली जो है काफ़ी बढ़ी है। अभी यहाँ भी हम देख सकते हैं लगभग 18 से 20 घंटे बिजली आती है। देखिए बिजली किसानों के लिए, देखिए बिजली जो है किसानों के लिए, हमने आपको क्या बताया अभी, ट्रिपिंग बहुत है। ट्रिपिंग की वजह से क्या बता रहे हैं कि जब 1 बीघा खेत अगर गेहूं में पानी आज की डेट में लगा रहे हैं लोग, 1 बीघा खेत करने के लिए 3 दिन लग रहा है। जब आप ट्रिपिंग करेंगे, रेगुलर 6 घंटा बिजली दीजिए तो 1-2 बीघा तो हो। ट्रिपिंग की समस्या कई बार हमने दिया, एक्सीएन को लिख के दिया, लेकिन इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए इस समस्या का निस्तारण पिछली सरकार में जब तक जो है तहसील स्तर की और ग्रामीण स्तर दोनों को अलग नहीं किया जाएगा, इस समस्या से निजात नहीं मिल सकती। तहसील को कब जरूरत है, मार्केट को कब जरूरत है और किसानों को कब जरूरत है पानी की, दोनों का जब तक अलग अलग सब स्टेशन जो हमारी पिछली सरकार ने बनाए थे, जो बहुत सारे हैं, रनापुर से लेके रौतापुर से लेके कई सब स्टेशन बनाए गए, उसी का नतीजा है बिजली ओवरलोड कम होकर बिजली मिल रही है। ये हमारी सरकार की देन है।
100% सरकार की देन है। इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, लगातार इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमको जो अविश्वास हुआ है जनता में, उसको हमको जनता में वापस लाना है। और ये विश्वास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे ही, समाजवादी सरकार बनने पे ही विश्वास वापस आ पाए। सर, अभी कुछ दिनों से लगभग 1 साल हो गया था किसान आंदोलन को चलते, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून जिनके लिए विरोध चल रहा था उन्हें वापस लिया जाता है। तो हालांकि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, किसानों ने दूसरी मांगे रखी हैं और बोलते हैं जब तक इन पर विचार नहीं किया जाएगा, इन्हें नहीं माना जाएगा, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी यूपी चुनाव के इन वक्त पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार ऐलान किया कि किसानों के लिए ही जो भी किया किसानों के लिए किया, और जो भी कर रहा हूँ किसानों के लिए कर रहा हूँ, तो इससे उत्तर प्रदेश का किसान और खासकर इस विधानसभा का किसान कितना प्रभावित होता है? देखिए, ऐसा है, ये जुमलेबाजी में ये जो किसान बिल लाए, जुमलेबाजी थी। अब देखिए, इस किसान बिल जब हम नहीं चाहते, किसान नहीं चाहता है कि ये कानून हम पे लागू हो, तो आप उद्योगपतियों के दबाव में कानून, जो कृषि कानून लाए, ये किसान विरोधी था। इसका लगातार किसान विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी लगातार देखिए, अभी एक घटना हुई है जिसमें किसानों के एक मंत्री जी हैं, जो उन्होंने ट्रक चढ़ा के, बुलेरो चढ़ा के उन्होंने हत्या की है। वो अभी फरार है, उनको भी बर्खास्त नहीं किया गया। और किसान 700-800 किसान मरे हैं। अगर ये आपका एक जो बिल है जो किसानों के हित में बताते हैं और हित में बताएं, और किसान विरोध में बैठा हो, 700 किसान, साल भर हो गया, 700 किसान मारे जाते हैं। हमारी तो मांग है, अब वापस आप उस आधार पे ले रहे हैं। ये चीज अगर करते ना, तो हो सकता है वो हमारे 700 किसान आज हमारे बीच में होते। तो ये काले कानून लाने की वजह से हमारे 700 किसान मारे गए हैं। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? वो जिनके घरों में लोग जो है बेघर हो गए हैं, जिनके पिता का साया चला गया है, उनसे पूछिए जाके। इस काले कानून की वजह से उनके घर की, उनके छत से उनका पिता का साया टूट गया है, उनके घरों पे क्या बीत रही है। आपने वापस वही काम किया। यही काम पहले सोच लेते, पहले लोकसभा में आप चर्चा कराते। अगर किसान सहमत होते, उसके बाद उनकी समस्या एमएसपी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि लगातार किसान कह रहा है कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जो गेहूं पैदा करने में जितनी लागत लगती है, धान पैदा करने में जितनी लागत लगती है, उस लागत को आप नहीं दे पा रहे हैं। आपने तो घोषणा की थी कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार ने भाई बढ़त तो नहीं की, लागत और बढ़ी, और उसके बाद महंगाई इतना बढ़ा दी कि जो आय दुगुनी करने की बात कर रहे थे, उनकी जो है महंगाई उनकी दुगुनी करके उनको खत्म करने का काम किया है। आज की डेट में डीएपी देखिए 5 किलो कम करके रेट बढ़ा दिए। देखिए, देख रहे थे जहाँ आप देखिए लाइन लगी है, अभी भी धान का कल सेंटर लालगंज में चालू हुआ है। 250 किसानों में से किसी का लिया नहीं जा रहा, वहाँ पे उगाही हो रही है। तो किसान की आय दुगनी कहाँ कर रहे हैं आप? लगातार किसान की आय तो और खत्म कर दिया आपने। आज किसान, अभी सरकार में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से आत्महत्या बढ़े हैं, किसान बेरोजगार हुआ है। ये देखिए, जो इनकी योजनाएं हैं, इसकी वजह से लोग परेशान हैं और उसके बाद आत्महत्या करने के मजबूर हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, डीजल लीजिए, पेट्रोल लीजिए, घर पे भी असर पड़ा है, सिलेंडर पे असर पड़ा। देखिए 1000 का हो गया। पहले इन्होंने क्या किया कि आपको सब्सिडी देंगे, 250 दिया, 500 दिया, 200 दिया, 150 दिया, 100 दिया। आज के दिन में 25 रुपया 20 रुपया है। ये सब्सिडी क्या है? बंद हो गई सब्सिडी। तो ये एक जुमलेबाज सरकार की एक योजना थी। ये उद्योगपतियों की सरकार है। अब आप देखिए, गरीब जो हमारा देश है, किसान प्रधान देश है, इनमें किसानों की उन्नति के लिए इनकी कौन सी योजना आई? आज तक किसानों के पतन का ये प्रमुख कारण बने। जितनी भी योजनाएं आई, सब उद्योगपतियों को खुश करने के लिए लाए। उद्योगपतियों को दबाव में ये कृषि कानून लाए गए, किसी की सहमति नहीं थी। प्रदेश में, यहाँ पर देश में सब किसान वहाँ बैठा है 1 साल से, उस पर इन्होंने चर्चा नहीं की। अब देखिए, उद्योगपतियों के लिए, अब आप कहेंगे उद्योगपतियों के लिए क्या, इनका क्या लाभ है? उद्योगपति देखिए, अभी बिल आया है वो कबाड़ नीति, तो ये उद्योगपतियों के दबाव में जो कबाड़ नीति आई है। अब कबाड़ नीति का मतलब 15 साल बाद आप जो है गाड़ी खरीदे। अब आपके पास क्षमता नहीं है, हो सकता है आपने एक गाड़ी ले ली, लेने के बाद आपका काम चल रहा हो, अब उसको 15 साल बाद ये उनकी नई गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, इसलिए कबाड़ नीति लाए हैं कि कैसे गाड़ियां दोबारा सेल हों। तो ये हितैषी किसकी है? कबाड़ नीति का क्या मतलब है?
अरे जब होगा तो ऑटोमेटिक आदमी नहीं चलाएगा, जब गाड़ी खराब हो जाएगी तो हटा ही देगा। लेकिन इनको उद्योगपतियों को साथ देना है, नई गाड़ी कैसे बिके, उद्योगपतियों को कैसे लाभ हो, इसके लिए चिंतित है। उद्योगपतियों के दबाव में ये किसान बिल लाए थे, और जिससे जो नरसंहार हुआ है किसानों का, जो लोग मरे हैं, उसकी जवाबदेही में सरकार ने क्या किया। हम तो कहते हैं, हम तो मांग करते हैं कि जो जो किसान मरा है उनके घर वालों को नौकरी देना चाहिए और उनको पेंशन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके गलत किसान विरोधी बिल की वजह से वो लोग जो है शहीद हुए हैं, तो शहीद दर्जा दे, और उनको जो है उनके घर परिवार जो उनका भरण पोषण की समस्या है उनको पूरा करे सरकार। ये हम मांग करते हैं सरकार से। चलिए सर, एक व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, राजनीति से थोड़ा हट के हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि आप राठौर हैं और ये यादवों की पार्टी सपा बोली जाती है, तो इसी सवाल को हम फिर से पूछना चाहेंगे कि राठौर हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपके पास विकल्प के रूप में भाजपा भी थी जब आप शुरुआत में राजनीति में आए, लेकिन उसके बाद भी आपने सपा को ही क्यों वोट दिया और सपा को ही क्यों चुना? और जब हम जनता के बीच जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सपा यादवों की ही पार्टी है, और यादव वोटर्स इस बात को मानते हैं कि अगर वो किसी को भी वोट दे दें, लेकिन मानने वाले यही मानेंगे कि यादव है, इस वजह से उसने सपा को चुना होगा। तो राठौर होकर, सवर्ण होकर के आपने सपा को चुना, और इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विचारधारा की बात है। समाजवादी विचारधारा को हम लोग प्रभावित हुए हैं, और हम जब बचपन से छात्र राजनीति से ही समाजवादी विचारधारा और दूसरी विचारधाराओं को भी हमने देखा। तो इसमें एक ये था कि एक साधारण किसान का बेटा जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं, तो ये समाजवादी विचारधारा की वजह से पहुँचे हैं। समाजवादी विचारधारा का मतलब जो पंक्ति के सबसे पिछले व्यक्ति, पंक्ति के जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके चेहरे पे मुस्कान लाना, यही एक सच्ची समाजवादी की जो है व्यवस्था बनाई गई है। तो इसके तहत हमको लगा कि जो नौजवानों की जो सोच है, जो हम लोग काम करना चाहते हैं, इसमें आज़ादी है, इसमें कोई दबाव नहीं है कि उद्योगपतियों के दबाव में या किसी बड़े इंडस्ट्री के दबाव में हम लोग के ऊपर काम दिया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर स्वतंत्र होकर आपको काम करने का मौका मिलेगा जो आप करना चाहते हो। और रही बात ठाकुर और ब्राह्मण की, तो ये लोकप्रिय हमारे अखिलेश जी हैं, हम लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं और हर जात का वो सम्मान करते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जैसे लगाया उन्होंने, अब कोई स्थिति देने के वाले हैं लोग, जो है काम बोलता था अखिलेश जी का, हम लोग उन्हीं के काम से, उनकी सोच से हम लोग प्रभावित हैं। हम ही छोड़िए, प्रदेश में जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष होंगे, जितने भी छात्र नेता होंगे, सब समाजवादी में ज़्यादातर है। 80-90% छात्र नेता समाजवादी पार्टी में, तो उनको यहाँ पर सम्मान मिलता है, और ये अगर काम करते हैं तो उनको बढ़ने का मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी नेता बनाती है, सबको निकालती, कोई जात विशेष की पार्टी नहीं है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो गलत आरोप है, सबका सम्मान होता है, जो काम करेगा उसको समाजवादी पार्टी मौका देती है। जब आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, 2 महीने बाद आप वोट मांगने जाएंगे, तो मान लीजिए आपके विपक्षी किसी पार्टी ने यहाँ से किसी यादव को टिकट दे दिया, और ऐसी संभावनाएं भी हैं कि किसी पार्टी से यादव को टिकट मिल सकता है, तो यहाँ के जो यादव वोटर हैं, वो ऐसा तो नहीं कि उनका जो नेता होगा यादव होगा, इस वजह से वोट शिफ्ट होगा, या फिर सपा है इस वजह से सपा में ही रहेंगे क्योंकि आप यादव नहीं है तो उसका फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये आप इसलिए बोल रहे हैं कि पिछली बार जो है यहाँ पर एक कैंडिडेट हमारे बसपा के यादव जी थे, इस वजह से आपने क्वेश्चन किया, तो हम आपको बता दें कि अब की बार देखिए पूरा प्रदेश पीड़ित है महंगाई से, किसान आवारा पशुओं से, और महिलाएं किचन की महंगाई से, सब तरफ चारों तरफ त्राही मचा। उद्योगपति जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं, जो छात्र हैं नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं ले रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो क्राइम रेट बढ़ रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर कोई एक सोच बनी है कि आज की डेट में विकल्प के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, पूरे प्रदेश के चहेते हैं, इनकी तरफ सबकी नजरें। और रही बात जो आपने बताया कि आज की डेट में सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, तो चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, क्योंकि यहाँ पर न्याय किया जाता है, यहाँ पर काम किया जाता है, यहाँ पर पहचान काम की है। जो काम माननीय अखिलेश जी ने 23 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी हुआ है, इसका 50% काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कर दिया था। मुआवजा से लेके उसके बहुत सारे
पार्ट तैयार हो चुके थे, अब उसका श्रेय ले रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। इकाना स्टेडियम था, उसको अटल बिहारी जी के नाम से बदल दिया। इन्होंने कौन से काम किए? 5 काम ये बताए ना, इस सरकार ने 5 काम किया, सिर्फ खाली काम किया नहीं है। तो एक टारगेट है, किसी जात विशेष को टारगेट करना, एक दंगा कराना, इनकी सोच है। क्योंकि विकास के नाम पे अब सत्ता में आने वाले नहीं है, इनको जनता नकार चुकी है, लोग इनसे पीड़ित हैं, परेशान हैं। इसलिए सब कोई समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और माननीय अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग संकल्पित हैं। और पूरा नौजवान और पूरा किसान और पूरे सभी समाज के लोग इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ हाथ और विश्वास भरी नजरों में देख रहे हैं। अब की बार 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुसलमान को भी एक प्रकार से सपा का वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार ओवैसी जी की एंट्री हो चुकी है और ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बोलते हैं। तो उनके आने से भले ही इस विधानसभा में ओवैसी का कैंडिडेट ना लड़े, लेकिन जहां से भी ओवैसी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां से सपा को आप नुकसान देखते हैं कि नहीं? देखिए, ऐसा है, अभी तो जो हम क्षेत्र में जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, बहाई क्षेत्र है, लालगंज क्षेत्र है, गजपति खेड़ा है, जहाँ पर मुसलमान बस्ती ज़्यादा है, उनके बीच में भी गए, उनसे चर्चा भी किए, तो कहें कि देखिए आज की डेट में हम लोग सब लोग एकत्र हैं। वो क्योंकि जो ओवैसी की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए नेता हैं। वो ये देखते हैं जहाँ पर सपा लड़ रही है तो हो सकता है वो प्रयास करें कैंडिडेट लड़ाने का, लेकिन मुसलमान समझदार कौम है और वो उसको मालूम है कि बीजेपी से कौन लड़ सकता है, सत्ता में कौन आ सकता है, कैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, सब उनको मालूम है। सब समझदार कौम है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि न्याय काम इनका दिखता है, इसलिए समाजवादी का पार्टी के साथ है। वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। जैसे आप नाम ले रहे हैं, वो सब जान चुके हैं आज की डेट में, जहाँ जहाँ भी लड़ने गए, बिहार गए हों चाहे दूसरे प्रांतों में गए हों, लेकिन वोट उन्होंने खूब काटे, वोट बहुत काटे। देखिए वो इसीलिए उनको प्लांट किया जाता है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कट्टरता का प्रयोग किया जाता है, जिससे मुसलमान जो है डाइवर्ट हो और दूसरी पार्टियां कमजोर हो। ये लोग हिंदुत्व का मुद्दा लेके उसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं भूखे भजन न हो गोपाला, पूजा पाठ पेट में कुछ नहीं होगा तो कब अच्छा लगेगा पूजा पाठ। हम लोग का पेट भरा रहेगा तभी पूजा पाठ अच्छी लगेगी। ये सिर्फ पूजा पाठ से बहकाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर एक वोट की राजनीति कर रहे हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है और सभी समाज उसके साथ जुड़े हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव के लिए टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त अपने आप को समझते हैं? क्योंकि ये सारे कार्य तो तब होंगे जब आपको टिकट मिलेगा और जनता आपको चुनेगी, लेकिन सबसे पहले सवाल तो यही आकर खड़ा होता है कि टिकट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, 100% हम आश्वस्त हैं, चुनाव में टिकट हमको मिलेगा। समाजवादी पार्टी बराबर सर्वे करा रही है, उस सर्वे में देख रही है जनता के बीच में कौन है, जनता के मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है अखिलेश जी पर। लगातार आश्वासन हमको दे रहे हैं कि किसान बेटा, कि किसान के नेता को हमको लड़ाना है। और क्योंकि देखिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और हमारे साथ सर्वे करा चुके हैं। देखिए हमारे साथ में किसान संगठन है, हमारे कई 20-30 प्रधान हैं जो किसान मंच के समर्थन से जीते हैं, कई ऐसे 30-40 बीडीसी हैं जो किसान मंच के समर्थन से जीते हैं, कई ऐसे जिला पंचायत है जो हम लोग के समर्थन से जीते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत, दूसरी बात हमारे फॉलोवर हैं, हमने झारखंडेश्वर धाम बनाया है, 40-45 हज़ार फॉलोवर वहाँ भी हैं। उसके अलावा मैं एक वकील हूँ, वकील होने के नाते यहाँ पर लालगंज तहसील हो, चाहे डलमऊ तहसील हो, चाहे रायबरेली तहसील हो, सब वकील भाई हमसे जुड़े हैं। विधानसभा में लगभग 1600 वकील हैं जो हम लोगों ने वादा कर लिया कि हम चुनाव में आपका साथ देंगे। तो सर्वे रिपोर्ट में ये भी तो अखिलेश जी के पास जा रहा है कि ये कौन सा वोट एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में जो हमारा बेस वोट है वो, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे हैं, तो वो तो उनको दिख रहा है। पूर्व प्रत्याशी के बारे में उनको मालूम है, हमारे में भी मालूम है। तो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो करेंगे पार्टी हित में करेंगे। और हम आपको बता भी दें, पार्टी ने विश्वास किया है, पार्टी ये चाहती है कि चुनाव लड़ें। अगर मान लिया बाई चांस कि कभी ऐसा होता कि हम पार्टी से बगाव थोड़े करें, हम सिपाही अखिलेश जी के हैं, वो जो चाहेंगे वही हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बगावत करना। अगर कुछ परिस्थितियाँ खराब हुई, अनुकूल परिस्थितियाँ ना हुई, तो फिर निर्दलीय वगैरह का कुछ विचार नहीं है? देखिए, निर्दलीय कोई सवाल नहीं उठता। हम लोग समाजवादी सिपाही हैं और अखिलेश जी पे हमें आस्था है और उन्होंने आज तक हमको बढ़ाया है। और दूसरी बात, वो हमारी विधानसभा सीट से ज़्यादा
आपको मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री जी को, तो वो खुद चिंतित हैं कि हमको एक एक सदस्य को टिकट देना है जिससे चुनाव कोई सीट हारे ना। वो हमसे ज़्यादा चिंतित है। हमको तो एक विधानसभा देखना है, मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ, वो पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरे प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो किसी का दबाव नहीं चलेगा। जो जनता के बीच में रहा है, जिसके पास वोट बैंक है, जिसके पास पकड़ है, जो जनता के बीच में लड़ाई लड़ रहा है लगातार, उसको जरूर मौका देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, लगातार प्रदेश के नेताओं द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, जनता के बीच में रहिए, हम काम कर रहे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं अखिलेश जी को कि अगर मान लिया हमको टिकट दिया जाता है 100%, तो हम लोग उनको जो है सीट जिता के बहुत अच्छे बहुमत से 30-40 हज़ार वोटों से हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे, ये हमको विश्वास दिलाते हैं। सर, हमें कहीं से ज्ञात हुआ कि आपने अपना देहदान कर दिया, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा और इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देहदान आपने किया क्योंकि समाज में आमतौर पर ये प्रचलन नहीं है जैसा आपने किया, और नेताओं में तो ये बिल्कुल भी प्रचलन नहीं है देहदान करने का। तो ये कहाँ से आपने प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके माध्यम से आप संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे नेता कहते हैं कि हमारा जनता के प्रति मरना भी आपके लिए, जीना भी आपके लिए, तो उसको एक चरितार्थ को सच साबित करने के लिए और क्योंकि हमारे समाज में अभी बहुत सारा डर है इसके प्रति, तो हम नेताओं को आगे आना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए और लोगों को डर निकालना चाहिए। देखिए, जब तक हम लोग देहदान नहीं करेंगे तो हमारे डॉक्टर MBBS कैसे रिसर्च करेंगे? रिसर्च करने के लिए, और दूसरी बात, देहदान का करने का उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे गरीब लोग जो आँख की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को फेफड़ों की प्रॉब्लम है, और दूसरी बात हमारा मानना है व्यक्तिगत कि इसमें हमारी जब किसी का देहांत होता है तो बॉडी को जो है जलाया जाता है, और जलाने के पहले अगर उसको हमारा मानना था कि किसी की ज़िंदगी में हम अगर हमारी आँखें किसी की ज़िंदगी में रोशनी दे दें तो उससे बड़ा पुण्य क्या होता है? हम तो कहते हैं देहदान महादान। और उससे एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए नेताओं को कि जब जनता के लिए कहते हैं कि हम आपके लिए जान देंगे, आप हमारे लिए करिए, तो उनको भी लगे कि कम से कम जो नेता है, जो राजनीति करता है, जब जीते जी वो जनता के लिए काम करता है तो मरने के बाद भी उसके जो पार्ट्स हैं उससे कम से कम किसी को जो है किडनी मिल जाएगी, उसको जीवन दान मिलेगा। कोई बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड से संबंधित बीमारी है, फेफड़ों की समस्या है, टीबी की समस्या है, आँखों की समस्या है ना, तो उनको एक मदद स्वरूप ये होगा। एक भाव था हमारा कि मरने के बाद कम से कम हम किसी के काम आए। जीते जी हम आप जनता की सेवा कर रहे हैं, तो मरने के बाद किसी हमारे ऐसे विधानसभा के व्यक्ति हो जिसको आँख की जरूरत हो तो उसको आँख मिल सके, ये हम लोगों ने लिख के दिया है। और हम अपील करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि सबको इससे देहदान में सहयोग करना चाहिए। और जितना आप मरने के बाद, देखिए जलना तो है ही है, तो कम से कम जाते जाते अगर कोई लोक कल्याण की भावना, किसी गरीब की मदद हो जाए, जो किडनी के लोग लाखों रुपया करोड़ रुपया देने के बाद नहीं मिलती है लोगों को, उनको जीवन दान मिल सके, वो लोग जो है उनको जीवन दान मिल सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने किया कि किसी को मरते मरते हम उसको जीवन दान देने का काम करेंगे। ये देहदान महादान, इस चरितार्थ को पूर्ण करने के लिए हमने ये काम किया है। तो सर, आपने अभी जब अपनी सरकार, आने वाली सरकार के काम बताया, तो उसमें आपने युवाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई और किसानों के लिए बताई, लेकिन बुजुर्गों के लिए आप क्या खास करने वाले हैं? उनके लिए क्या खास नीति है आपके पास? देखिए, जहाँ तक बुजुर्गों की, तो हमारी समाजवादी सरकार बुजुर्गों का सम्मान करती है। वृद्धा पेंशन और जो महिलाओं की पेंशन है, समाजवादी पेंशन देने का काम किया। और पर्सनल मैं घोषणा पत्र में हमने दिया भी है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको खाने की समस्या, दवा की समस्या, उनके लिए हम विधायक बनने के बाद हम वृद्धाश्रम बनाने का काम करेंगे। पूरे क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनको जो है घर में खाने की समस्या है, दवाई की समस्या है, उनको मैं आत्मसात करूंगा वृद्धाश्रम में, और उनको खाना अच्छा मिले, उनकी दवा अच्छी मिले, उनकी देख रेख के लिए बराबर हम जो है कर्मचारी नियुक्त करेंगे। और उन्हीं के साथ में हम भी खाना खाएंगे कि उनके खाना की क्वालिटी में कोई समझौता हम नहीं करेंगे। आज हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बैसवाड़ा की धरती में हम लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो एक ये प्रेरणा हमने इसलिए बनाई कि हर नेता जो चुनाव लड़े तो कम से कम एक आश्रम अगर बना दे, तो इससे जो हमारे क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी समस्या से पीड़ित हैं, उनकी मदद हो
और उनको एक नया स्वरूप दे के उनको मदद किया जा सके। और बुजुर्गों का हम लोग सम्मान करते हैं और हमारे पिता समान है, हम चाहते हैं कि सेवा भाव करके कम से कम पुण्य कमा सके। तो ये एक सोच है हमारी व्यक्तिगत। अब कोई करता है नहीं करता अलग बात है, लेकिन हमारी सोच है हम विधायक बने ना बने लेकिन वृद्धाश्रम जरूर बनवाएंगे। ये हमारा संकल्प है और मैं इसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। जल्दी इसको हम लोग जो है आगे करने वाले हैं। हम लोग आपके माध्यम को बताना चाह रहे हैं कि जल्दी हम लोग इसको जो है इसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे। तो चलिए सर, अपना समय, कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुलाकात होगी आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।